हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। यहाँ पे आज आपका एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए या आप समझो एमपी के सभी एग्जाम के लिए एक यूनिट शुरू होने वाली है, जो कि आपकी अर्थव्यवस्था की, जो कि आपकी मोस्टली आती है यूनिट 3 के अंदर। जो आपकी एमपी अर्थव्यवस्था की यूनिट होने वाली है, याद रखना, इसमें बहुत सारी चीजें हम लोग भूगोल में पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे वापस कवर करेंगे। नंबर एक तो, और दूसरा आपको बता दूं, जो नए बच्चे हैं वो बात ध्यान रखें कि मैं जब क्लास लेता हूँ, मैं पीपीटी से क्लास नहीं लेता हूँ। मैं आपको नोट्स बनवाता हूँ। नोट्स इसलिए बनवाता हूँ, फिर आप एमपी पहली बार पढ़ रहे होते हैं, या फिर आप एमपी को कभी नहीं पढ़ा होता आपने, या फिर आप एमपी के लिए क्या बोलते हैं, देखो बात है कि वो ना एमपी कभी नहीं पढ़ा, पहली बार पढ़ रहे हैं। एमपी मोस्टली आपको फैक्चुअल आता है, चाहे आपका पीएससी हो चाहे एसएससी, कोई भी एग्जाम हो एमपी का जो भी एग्जाम आपका होता है, वहां पे आपका पीएस जो इकोनॉमी वगैरह आता है, एमपी का जो कंटेंट आता है फैक्चुअल आता है। और फैक्ट को आप पीपीटी से पढ़ोगे तो उससे अच्छा आप किताब से पढ़ लो। मैं वो पढ़ा के जो मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था ऐसे पढ़ा के जो मतलब नहीं है, बराबर ना। जैसे इतिहास पढ़ा तो मैं पीपीटी से पढ़ा दूं, क्यों भाई, वहां पे मैं एक्सप्लेन करना है, चर्चाएं करनी है। बट यहाँ पे आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट चाहिए। जब फैक्ट चाहिए तो मैं क्या होता है, क्लास को नोट्स पैटर्न में करता हूँ, तो थोड़ा लंबा टाइम लगता है, बट टू द पॉइंट क्लास होती है, बहुत अच्छी से क्लास होती है। अगर आप चाहे तो क्लास कैसी होती है, किस तरीके से होती है, आज को पहली क्लास है, आपको देखनी पड़ेगी। तो आज का टॉपिक आपका सबसे टफ टॉपिक है एमपी का, एमपी की अर्थव्यवस्था में। जो सबसे टफ टॉपिक है, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, जो हर साल आपको अपडेट होता है, हर साल आपको अपडेट होता है, हर साल ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि आपने इसको कर लिया, आपको हमेशा क्वेश्चन आएगा। देखो, दो चीजें महत्वपूर्ण होती है एमपी की अर्थव्यवस्था में, एक आर्थिक समीक्षा, इकोनॉमिक सर्वे, एक आपका बजट, एक आपका बजट। तो पहले तो आर्थिक समीक्षा और बजट क्या है। तो आर्थिक समीक्षा क्या है बेटा, आर्थिक समीक्षा आपके पिछले कामों का लेखा जोखा, कि आपने कैसे काम किए हैं, उसका क्या है बेटा, उसका मूल्यांकन है। जो आपने पहले काम कर ली उसका मूल्यांकन है, कि आपने क्या अचीवमेंट किया, क्या अचीवमेंट नहीं किया, आपने कितनी गालियां खाई, कितनी गालियां नहीं खाई, कितना कमाया, कितना व्यय किया, वो क्या आपका मूल्यांकन है। और बजट क्या है, बजट आने वाले वर्ष की संभावित क्या योजना है, आने वाले वर्ष का संभावित प्लान है, याद रखना। आने वाले वर्षों में हम कैसे काम करने वाले हैं, वो आपकी योजना है बजट में, ठीक है ना। तो आज की जो क्लास में लोग पढ़ने वाले हैं, वो हम लोग क्या मध्य प्रदेश का इकोनॉमिक सर्वे पढ़ने वाले हैं, मध्य प्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण। क्या आज का टॉपिक आपका मध्य प्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण आपका टॉपिक है। कब का, 2025-26 का। अगर वो आर्थिक सर्वेक्षण है तो इसमें ऐसी बहुत सारी चीजें आएंगी जो आपकी हो चुकी होंगी, बहुत सारी परिभाषाएं इसमें आएंगी। अब परिभाषाएं आपसे पूछ सकते हैं, नहीं भी पूछ सकते, लेकिन वो आपकी इंडियन अर्थव्यवस्था का काम होता है। बट जो चीज महत्वपूर्ण रहेगी, वो आप एक बार लिख लोगे ना, भले आपको कोई चीज समझ में ना आए, क्योंकि आपका अर्थव्यवस्था विषय नहीं, सबसे टफ विषय मानता हूँ अर्थव्यवस्था। और मैं इस बात में सौभाग्यशाली हूँ, जब मैंने एमपीपीएससी वालों को बैच पढ़ाया था, उसमें पहला पहला बैच जो मुझे मिला था, पहले भूगोल का मिला था, और दूसरा बैच मुझे अर्थव्यवस्था का मिला था। और अर्थव्यवस्था जब कमेंट बच्चों की आना सुनी थी ना, कि सर मैंने इतनी अच्छी अर्थव्यवस्था कभी नहीं पढ़ी, और मैंने क्लास के डे फर्स्ट पे ही बोल दिया था कि अर्थव्यवस्था मुझे नहीं आती है। मोस्टली मुझे अर्थव्यवस्था नहीं आती, इकोनॉमिक्स नहीं आती, बट मुझे पढ़ाना आता है। मुझे एग्जाम की पकड़ है, कैसे काम करना है, ठीक है ना। तो ये आप कहोगे सिलेबस देख लो, आपको देखना हो तो क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं। एमपी की अर्थव्यवस्था का अवलोकन, एक आपका इकोनॉमिक सर्वे बजट हो जाएगा, कृषि एवं ग्रामीण विकास की स्थिति, उद्योग पढ़ी चुके हैं, आधारभूत ढांचे का विकास, शिक्षा स्वास्थ्य कौशल स्थिति, एसडीजी आपको पढ़ना है यहाँ पे, व्यवसायिक सुगमता पढ़नी है, और आपको बहुआयामी गरीबी सूचकांक पढ़ना है। आपको लगभग यहाँ पे आपको 10 से 12 क्लास मिलने वाली है। कितनी, 10 से 12 क्लास आपको मिलने वाली है। क्लास का टाइम मॉर्निंग में आपको 6 बजे अपलोड होती है, क्लास की टाइम मॉर्निंग में आपको 6 बजे अपलोड होती है। रिकॉर्डिंग क्लास रहती है, इस बात को याद रखना है। क्लास की कोई भी नोट्स या पीपीटी आपको शेयर नहीं की जाती है, जो नोट्स आपको क्लास में लिखवाए जाएंगे, इस बात को भी आपको याद रखना है। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि रिकॉर्डिंग क्यों है। रिकॉर्डिंग इसलिए बेटा आपको लिखवा रहा हूँ, मैं नोट्स बनवा रहा हूँ, तो मुझे नहीं लगता आपको डाउट आएगा। जो भी अगर आपको डाउट रहे तो कमेंट में पूछ सकते हो, नेक्स्ट क्लास में आपको सॉल्व कर सकता हूँ। और आप चाहो तो जब भी आपको क्लास में डाउट हो, @ कैपिटल ए स्मॉल जे एन के आई टी, इस आईडी पर आप लोग क्या करो, मुझे टेलीग्राम पर अपने क्लास के उस पोर्शन का स्क्रीनशॉट लेके भेज दो, जो भी आपको डाउट है वहां पे क्या करो, उसका स्क्रीनशॉट लेके भेज दो, ठीक है ना। इससे क्या रहेगा कि आपका डाउट मैं सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है। चलो आगे बढ़े हम लोग, अब आते हैं टॉपिक पर सीधे, और क्लास की करते हैं शुरुआत। तो आपने हेडिंग डाल ली, मध्य प्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26। क्या, एमपी का इकोनॉमिक सर्वे पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना, 25-26 पढ़ने वाले हैं।
ठीक है ना। और एक बात याद रखना, जब भी हम बात करेंगे, जब भी बात करें तो आप राज्य के स्तर पर करेंगे, राष्ट्र के स्तर पर ही क्या, राज्य के स्तर पर, स्टेट एमपी के स्तर पर करेंगे, ठीक है ना। एमपी को आपको अपने कंट्री मान के चलना है, ठीक है ना। अगर जीडीपी होता तो जीएसडीपी लिख देंगे हम उसको, उसको स्टेट के अकॉर्डिंग देंगे, ठीक है, सकल घरेलू राजकीय उत्पाद, ठीक है ना। इस बात को आपको याद रखना है, इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है ना। सबसे पहली बात आपसे पूछ सकता है, पहला क्वेश्चन आपसे बनेगा 2025 में, मैंने आपको बता दिया आर्थिक सर्वे क्या होता है बेटा। आर्थिक सर्वेक्षण क्या होता है, आपका जो पिछला वर्ष बीत गया है उसका लेखा जोखा होता है, तो मूल्यांकन होता है। लिखना नहीं है आपको, सिर्फ सुनना है इस बात को, मूल्यांकन होता है। मैंने पूछा बजट क्या होता है, बजट क्या होता है, जो आपका आने वाला वर्ष है उसकी संभावित प्लानिंग होती है, कि हम किस चीज में कितना खर्च करने वाले हैं। जैसे आपका महीना शुरू होता है, आप प्लानिंग करते हो ना कि 30 तारीख 31 की रात को बैठ के 1 तारीख को बैठ के कि ये इस महीने में कैसे खर्चा करेंगे, कैसे गाड़ी चलाएंगे, कैसे पेट्रोल बचाएंगे, कैसे हम लोग ईंधन बचाएंगे, कैसे रुपए खाएंगे, बराबर ना। ये सारी चीज आपसे पूछता है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे बनता है कि मध्य प्रदेश का सकल घरेलू उत्पाद कितना, जीडीपी कितना है, ग्रॉस डोमेस्टिक जो आपका प्रोडक्शन है कितना है, सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद कितना है मध्य प्रदेश का, सबसे पहला आपसे यही क्वेश्चन पूछता है। तो यार एक प्रचलित मूल्य पर होता है, एक स्थिर मूल्य पर होता है। प्रचलित मूल्य क्या होता है बेटा, जो आपके अभी रेट चल रहा होगा गोल्ड का, जिसके आधार पर हम लोग माप रहे हैं मुद्रा को, या जो पैसा का मूल्य अभी चल रहा होगा। स्थिर मूल्य क्या है, हमने एक आधार वर्ष मान के चला होगा, जैसे 2011 12 15 16, उसके अकॉर्डिंग हम लोग कंपेयर करेंगे। जैसे मैं बोलूंगा, मैं अपनी दौड़ने की बात कर रहा हूँ, मैं अब सुनना, मेरे इकोनॉमिक्स सरल क्यों, अर्थव्यवस्था सरल क्यों है, क्योंकि मैं यहाँ पे एग्जाम्पल रियल लाइफ के लेता हूँ। मैं आज खाने की बात कर रहा हूँ, दौड़ने की बात कर रहा हूँ। तो मैं बोलता हूँ कि मैं आज 20 किलोमीटर पर डे दौड़ता हूँ, ठीक है ना। ये आज का पर डे का प्रचलित भाव से हो गया, ठीक है ना। अब मैं बोलूं कि मैं पहले 10 किलोमीटर दौड़ता था, अब मैं 20 किलोमीटर दौड़ता हूँ, तो एक आधार वर्ष लेके 2010 में मैं इतना दौड़ता था, अब मैं 20 किलोमीटर दौड़ रहा हूँ, कितना 10 किलोमीटर, आपका 10 किलोमीटर आपका एक्स्ट्रा दौड़ रहा हूँ, दौड़ रहा भी दौड़ रहा हूँ। तो ऐसे ही आपका जो पिछले दर क्या होगा, आज की वर्तमान रेट हो गई है, वर्तमान रेट के हिसाब से। और आपका स्थिर रेट क्या होगा, आपका कोई आधार वर्ष आपके मान का चला होगा उसके हिसाब से, ठीक है ना, ठीक है ना, तैयार रखना, ठीक है ना। अब जैसे 20 किलोमीटर तो मैं कल के हिसाब से कंपेयर करूंगा, परसों के हिसाब से कंपेयर करूंगा, बट जब स्थिर भाव की बात करूंगा तो मैं एक पहले की जो आपका आधार वर्ष होगा, बेस ईयर होगा, बेस ईयर, उसी से मैं इस बात की कंपेयर करूंगा बेटा कि कितना आपका हमने डेवलपमेंट किया, कितना आपका बढ़ा हुआ है। तो सकल घरेलू उत्पाद की बात करते हैं, तो सकल घरेलू उत्पाद कितना है आपका, कितने रुपए, क्या रखना, 16 69 750, 1 करोड़ 66 लाख 9 हजार 750 रुपये आपका करोड़ मूल्य रुपए। ये आपका सकल घरेलू उत्पाद है प्रचलित दर पर। अगर मैं स्थिर भाव की बात करूं, स्थिर दर पर आपका सकल घरेलू उत्पाद क्या है। अच्छा, सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है, जीडीपी क्या होता है, ये आपके राज्य के द्वारा या आपके राज्य के लोगों द्वारा एक आपके आर्थिक ईयर में, इकोनॉमिक ईयर में कितना उत्पादन किया गया है, वो आपका सकल घरेलू उत्पाद होता है। एक बात याद रखना, एमपीपीएससी फायदा आपको परिभाषाएं बहुत कम पूछता है, डाटा पूछता है, परिभाषाएं कम पूछता है, डाटा पूछता है, ये आपके लिए फायदा है, ठीक है ना। स्थिर मूल्य पर कितना आपका, तो 7,81,911 करोड़ रुपए। अब इससे आपको अंतर समझ में आ गया ना, कि आपका बेसिकली बेटा क्या, बेस ईयर पे तो आपको इतना कम दिख रहा है, यहाँ तो इतना हाई दिख रहा है आपको। अगर मैं बात करूं सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि कितनी हो रही है, सकल घरेलू उत्पाद में कितनी हुई है वृद्धि, तो सकल घरेलू उत्पाद में बेटा जो वृद्धि हुई है आपकी, सकल घरेलू उत्पाद में जो वृद्धि आपकी मानी जाएगी, तो प्रचलित रेट पर आपकी लगभग 11% वृद्धि हुई है। कितनी, ग्रोथ रेट, इसको अपन जीडीपी ग्रोथ रेट बोलते हैं, क्या, जीडीपी ग्रोथ रेट बोलेंगे। सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि कितनी आपकी हुई, तो यदि प्रचलित दर पे पूछा है आपसे करना, 11.4%, 114%, ये आपकी सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि प्रचलित रेट पर। अगर आपसे स्थिर भाव पूछे तो आपको है ना 8.04% वृद्धि आपकी, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे 25 26 की बात कर रहे हैं हम लोग, 2024 25 में कितनी थी, ठीक है ना। अब आपसे रुपए वगैरह आपको याद नहीं करना, बस इतना याद करना कि वृद्धि रेट कितनी है।
स्थिर भाव पर 8.04% और प्रचलित भाव पर 11.4%। इतना आपको याद रखना है, ठीक है ना। सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि, क्या, सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि। अगर आपको बेस ईयर याद रखना है तो बेस ईयर अपने आप 11-12 है, 2011-12 को हम लोग बेस ईयर मानते, इस बात को आपको रखना है, 10-11 को, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ो हम लोग, ठीक है, हाँ है ना, एक क्लियर आपका। तो आपका क्या हो गया, सकल घरेलू उत्पाद कितना है इंडिया का, एमपी का, 1,66,00,000, इसको ऐसे रखो, 1,66,09,750 रुपये। लिखने का तरीका आपका यही सही है, बट याद करने के लिए आप ऐसा लिखो, जब बोलने में आसानी होगी। यहाँ पे कितना, 7,81,911 रुपये, ठीक है ना। चलो, वृद्धि रेट कितनी है आपकी सकल घरेलू उत्पाद में प्रचलित दर पर, 11.14%, 8.04%। ये आपका पहला टॉपिक जीडीपी हुआ यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको एक बात याद रखना, जीडीपी, देखो मैंने जीडीपी क्या बताया आपका, राज्य के लोगों के द्वारा, मैंने बताया जीडीपी, जीडीपी मैंने क्या बताया कि राज्य के सकल घरेलू उत्पाद, राज्य के लोगों के द्वारा। अब लोग को जो नागरिक है, अब चाहे एमपी में रह रहा हो, चाहे यूपी में रह रहा हो, चाहे राजस्थान में रह रहा हो, अगर वो राज्य का नागरिक है, मध्य प्रदेश की नागरिकता उसके पास है, तो राज्य के नागरिक के द्वारा चाहे कहीं पे भी रह रहा हो, उत्पादित एक वर्ष की आर्थिक वर्ष में उत्पादित कुछ चीजें, कुल उत्पाद आपको क्या होगा, कुल उत्पादन क्या होगा आपका, जीडीपी कहलाएगा। एक आपका होता है जीवीए, क्या होता है, जीवीए, सकल मूल्य संवर्धन, ग्रॉस वैल्यू एडेड, क्या होता है ये आपका, ग्रॉस वैल्यू एडेड क्या होता है। ये परिभाषा आपसे नहीं पूछेगा, बट आप पहली बार पढ़ रहे हो, इसमें कोई बता नहीं पढ़ रहे हैं। इसमें क्या होता है, इसमें होता है भौगोलिक सीमा के अंदर, किसी राज्य की भौगोलिक सीमा के अंदर कितना एक वर्ष में उत्पादन हुआ, चाहे नागरिकों के द्वारा किया गया हो, चाहे किसी और के द्वारा किया गया हो, क्या, कितना उत्पादन किया गया है, वो आपका होता है जीवीए, ठीक है ना। इसमें एस जुड़ते हैं आप लोग तो आपका स्टेट हो जाएगा। बोलो हम लोग मध्य प्रदेश के हिसाब से पढ़ रहे हैं, तो जीएसडीपी, जीएसवीए, ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, आपके ऐसे, ठीक है ना। तो ऐसा आपको जोड़ना जोड़ना, बट आप जीवीए की परिभाषा समझे क्या है, कि एक भौगोलिक सीमा के अंदर कितना उत्पादन किया गया है, एक आर्थिक माप, ठीक है ना। चलो, चाहे वस्तुएं हो चाहे सेवाएं हो, चाहे वस्तुएं आपकी चाहे सेवा हो, ठीक है ना। चलो, अच्छा, अब जीवी आपसे पूछे जीवीए कितना है प्रचलित मूल्य पर, तो जीवी आपका प्रचलित मूल्य पर और स्थिर मूल्य पर, जीवी आपका प्रचलित मूल्य पर कितना है, स्थिर मूल्य पर कितना है, तो जीवी जो आपका है प्रचलित मूल्य पर 43,19,37, 4,31,937 करोड़ रुपए। बात करो स्थिर मूल्य पर, तो 3,32,46,640 रुपए। ये आपका स्थिर मूल्य पर जीवी है, क्या है, स्थिर मूल्य पर जीवी है। अब मैंने बोला कि भाई चाहे प्राथमिक सेवा हो, चाहे सेकेंडरी हो, चाहे टर्सरी हो, मतलब वस्तु और सेवा को मूल्य। अच्छा, प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है, प्राइमरी सेक्टर, ऐसे काम जहां पे हम कच्चे माल का उत्पादन करते हैं, जहां पे क्या हम लोग कच्चे माल का प्रोडक्शन करते हैं, चाहे खेती हो, चाहे पेट्रोलियम का क्षेत्र हो, चाहे कोई भी हो। सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है, जहां पे औद्योगिक गतिविधियां होती हैं, मतलब कच्चे माल का क्या होता है, परिवर्धन होता है, परिवर्धन होता है, हम लोग उससे कुछ नया उत्पाद बनाते हैं। और टर्सरी सेवाएं कौन सी होती हैं, टर्सरी वो होती हैं जहां पर लोग सेवा करते हैं, एक डॉक्टर हो गया, एक इंजीनियर हो गया, एक आपका वकील हो गया, टीचर हो गया, जहां पर लोग सेवाएं देते हैं, आपकी टर्सरी, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, ये आपके तीन सेक्टर आपको होते हैं अर्थव्यवस्था, ठीक है ना। तो यार ना, प्रचलित मूल्य पर जीवी कितना है आपका, प्रचलित मूल्य पर आपका 43,19,37, 3,32,46। आपसे इतना नहीं पूछेगा डीप में, तब भी आपको मैंने बताया, ठीक ना, तब भी मैंने आपको बताया, ठीक है ना। चलो, अगर आपको और देखना तो जो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, प्राइमरी क्षेत्र का कितना योगदान है आपका, प्राथमिक क्षेत्र का कितना योगदान है आपका जीवीए में, तो कितना योगदान बेटा आपका, लगभग 43% योगदान है। सेकेंडरी क्षेत्र का आपका 19% है,
और टर्सरी क्षेत्र का आपका 37% है। इस बात को आपको याद रखना है, इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगर मैं आपसे बोलूं कि जीवीए में स्थिर मूल्य पर कितना योगदान है, प्राइमरी का, सेकेंडरी का, टर्सरी का, तो प्राइमरी क्षेत्र का योगदान आपका 33% है, सेकेंडरी का आपका 30% है, और टर्सरी का आपका 40%। ये आपका क्या स्थिर मूल्य पर है, ये आपका किस पे बेटा, स्थिर मूल्य पर। क्या है, अर्थव्यवस्था में योगदान है, क्या है आपका, अर्थव्यवस्था में योगदान है, इस बात को आपको रखना है। जीवीए में योगदान, किसमें, जीवीए में आपका योगदान है, ठीक ना। चलो आगे बढ़े हम लोग। देखो एमपीपीएससी थोड़ा डीप में घुसने लग गया है। अब कहीं मछलियों का जीवीए कितना, मत्स्य पालन का कितना है, वानिकी का कितना है, फसलों का कितना है, ये चीज आपसे पूछने लग गया है। बट मैं बोलूँ इन चीजों को याद मत करना, आप परेशान हो जाओगे। मैं इन शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ। देखो प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या चीज आती है बेटा, आप ये चीज देखो, प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या आती है। मैं इन शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ कि प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या चीजें आती है, उनका जीडीपी में योगदान कितना है, जीवीए में योगदान कितना है। तो प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन चीजें आती हैं, उनका जीवीए में योगदान देखो। प्राथमिक क्षेत्र में, प्राथमिक क्षेत्र का यदि हम विश्लेषण करते, देखो प्राथमिक क्षेत्र की चीजें क्या क्या आती है इसमें आपका, इसमें आपकी फसल आ जाएगी, इसमें आपका पशुधन आ जाएगा, इसमें आपकी वानिकी आ जाएगी, मत्स्य इसमें आता है प्राइमरी सेक्टर में, और आपका खनन इसमें आता है, खनन क्रिया विधि आपकी इसमें आती है। सारे कच्चे माल के उत्पादन की चीजें हैं कि नहीं आपकी। अगर मैं बात करूं तो टोटल कितना था प्राइमरी सेक्टर का, अगर बात करूं टोटल प्राइमरी सेक्टर का योगदान कितना था आपका, तो देखो अभी हमने ऊपर देखा था बेटा, कहाँ गया, सॉरी, अभी ऊपर ही देखा था हमने कि प्राइमरी सेक्टर का टोटल कितना था, 43, 19, 47। अब इसे प्राइमरी सेक्टर है, सॉरी प्राइमरी कितना था आपका, 43% था, कितना 43%। प्राइमरी सेक्टर में फसल पशुधन इनका कितना, आपको बस यहीं से पूछा जाएगा, आपको डीप में नहीं जाना, आपको सीधा पूछेगा कि भैया कितना योगदान है अर्थव्यवस्था में, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में फसल का योगदान कितना है, पशुधन का योगदान कितना है, वानिकी का योगदान कितना है, मत्स्य का कितना है, खनन का इतना। तो देखो फसल का कितना योगदान है बेटा, फसल का जो आपका योगदान है 30%, लगभग कितना, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था फसल का प्राथमिक क्षेत्र में 30% योगदान मान लो, ठीक है ना। पशु का आपका 7%, वानिकी का 2.13%, 13, मत्स्य 0.6%, और अपने खनन अपने 0.9%। अगर इन पे ग्रोथ रेट पूछे, हालांकि अब इतना आपसे नहीं पूछेगा, ग्रोथ रेट आपसे नहीं पूछेगा। आप देखो सबसे ज्यादा योगदान किसका, फसल का। एक सेंटेंस लिख लो, एक सेंटेंस लिख लो कि जीवीए फसलों का मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र में फसलों का सर्वाधिक योगदान है, इस सेंटेंस आपसे पूछता है। और मत्स्य का सबसे कम योगदान है, इतना आपको याद करना है। अब सेकंड बात आती है इसकी ग्रोथ रेट की, किसकी आती है बेटा, ग्रोथ रेट की। यार अर्थव्यवस्था कठिन है, अर्थव्यवस्था वो चीज आपको याद कराना कि भैया कहाँ पे कौन सा उद्योग है, कहाँ पे बीड़ी मिलती है, कहाँ पे सिगरेट मिलती है, वो आपको आसान है। बट आपकी इकोनॉमिक सर्वे बजट कराना बहुत टफ होता है। ग्रोथ रेट, अगर हम फसल की बात करें तो इसमें लगभग आपको इस ईयर में आपको 6.63%, 6.8 नहीं 6.38% की ग्रोथ रेट दिखती है। बात करूं पशुधन की तो पशु में 12.9% की ग्रोथ रेट दिखेगी। वानिकी में आपको 7.4% की ग्रोथ रेट दिखेगी। यहाँ पे आपको 15% दिखेगी। यहाँ पे आपको 2.3% ग्रोथ रेट दिखेगी। तो दूसरा सेंटेंस आपको क्या बन जाएगा कि सर्वाधिक वृद्धि दर मत्स्य में और सबसे कम वृद्धि दर खनन में। देखो सर्वाधिक कहाँ पे,
मत्स्य में दिख रही है और सबसे कम खनन में दिख रही है, तो लिखना सर्वाधिक वृद्धि दर आपको मत्स्य में दिखी बेटा, एवं सबसे कम वृद्धि दर आपको खनन क्षेत्र में दिखी है। ये आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। आओ द्वितीय क्षेत्र का योगदान किसमें बेटा, द्वितीय क्षेत्र पर, कि मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में द्वितीय क्षेत्र का योगदान कितना था, तो इसमें निर्माण कार्य आपके आ गए, इसमें विनिर्माण का आपके आते हैं, विनिर्माण मतलब जो पहले से उनका जीर्णोद्धार कर रहे हैं। निर्माण कार्य आपके इसमें आते हैं, नया कुछ बना रहे हैं हम लोग। और विद्युत आपूर्ति वगैरह आती है, गैस आपूर्ति, जल आपूर्ति इसमें आती है। आपकी इसके अंतर्गत आती है। बात करें विनिर्माण क्षेत्र की, तो विनिर्माण क्षेत्र का योगदान कितना बेटा, 7.22%। निर्माण क्षेत्र का 9.212%। और आपका विद्युत गैस जलापूर्ति का कितना है बेटा, अर्थव्यवस्था में 3.35% आपका योगदान है। इस बात को आपको याद रखना है। अगर वृद्धि की बात करूं मैं, तो इसमें आपको ग्रोथ रेट कितनी दिखेगी बेटा, अगर मैं आपकी ग्रोथ रेट की बात करता हूं, तो आपको यहाँ पे 6.693% दिखेगी, नहीं 6.93%, बोल तो सही रहा था लेकिन गलत रहा था। यहाँ पे आपको 14.1% ग्रोथ रेट दिखेगी, यहाँ पे 7.371% ग्रोथ रेट आपको दिखेगी, ठीक ना। इतना आपको याद रखना। अब यहाँ पे देखो सर्वाधिक योगदान किसका है, आपका निर्माण क्षेत्र का है, और सबसे कम इसका है। तो सेंटेंस लिख लो कि द्वितीय क्षेत्र में मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान इसका, निर्माण का, और न्यूनतम योगदान विद्युत गैस वाटर आपूर्ति विभाग का, सबसे कम न्यूनतम आपका हो जाएगा, ठीक है ना। अधिक ग्रोथ रेट आपसे पूछे, सर्वाधिक वृद्धि दर, सर्वाधिक वृद्धि दर किसमें बेटा आपकी, देखो निर्माण में सर्वाधिक वृद्धि दर है और सर्वाधिक विनिर्माण में। सर्वाधिक वृद्धि दर विनिर्माण में, विनिर्माण में सॉरी निर्माण में, और न्यूनतम विनिर्माण में। इतना आपको याद रखना बेटा, इतना आपको याद रखना। अब तृतीय क्षेत्र की बात करते हैं, तो तृतीय क्षेत्र में आपके क्या आ जाएंगे बेटा, तृतीय क्षेत्र में होटल रेस्टोरेंट रेलवे। देखो जो आपको याद करना है बेटा, यही चीज याद करनी है। आप डाटा याद करो ना करो, यहाँ पे आपको एक चीज याद करनी है बस, जो मैं यहाँ पे लिखवा रहा हूँ साइड में, इस साइड में, ठीक है ना। ये आपको याद करनी है, ठीक है ना, इस बात को आपको याद रखना है। तृतीय क्षेत्र की बात करो, तो तृतीय क्षेत्र में आपका होटल आ जाएगा, परिवहन आ जाएगा, रेलवे आ जाएगा, संचार प्रसारण आ जाएगा, ठीक है ना, वित्तीय सेवाएं आ जाएंगी। ठीक है, आप चौधरी चार्ट बनाओ यहाँ पे, जिसको आपको याद करना है वो चार्ट बनवा रहा हूँ मैं आपके लिए। क्या, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में योगदान, टॉपिक क्या है, योगदान व वृद्धि दर, ठीक है ना। जब अर्थव्यवस्था की बात करूं मैं जीवीए की बात करूं, किसकी, जीवीए की बात कर रहा हूँ, जीवीए ग्रॉस वैल्यू एडेड की बात कर रहा हूं मैं आपके लिए, ठीक है ना। बात करेंगे प्राथमिक क्षेत्र की, तो प्राचीन अब जो सबसे अधिक है वही हम देखेंगे, ठीक है ना, जो सबसे कम है, ठीक है ना।
यहाँ पे योगदान, और यहाँ पे हम लोग क्या करना नीचे इसी में वृद्धि दर। योगदान किसका है देखो, सर्वाधिक योगदान किसका था, कृषि का था, एग्रीकल्चर का। न्यूनतम योगदान किसका था बेटा आपका, मत्स्य का था। मैं पूछ रहा हूँ वृद्धि दर, तो आपकी सर्वाधिक वृद्धि दर किसमें थी, मत्स्य में थी, और सबसे कम किसमें थी, खनन में थी, सबसे कम खनन में थी। यही आपने ऊपर लिखा था, अभी देखो यही आपने ऊपर लिखा था, लिखा ना आपने, यही यही आपने ऊपर लिखा था, इसलिए मैंने क्या किया, चार्ट को एक को बना दिया, इससे आपको रिपीट हो जाए चीजें। बात करते द्वितीय क्षेत्र की, सेकेंडरी सेक्टर की। इसकी बेटा द्वितीय क्षेत्र की बात करते हैं, तो वही भाई बात करते हैं पहले योगदान की। द्वितीय क्षेत्र में आपका सर्वाधिक योगदान किसका, निर्माण विभाग का था, निर्माण सेक्टर का। न्यूनतम योगदान किसका था आपका, विद्युत गैस जलापूर्ति विभाग का था, विद्युत गैस जलापूर्ति का था। यहाँ मैं बात करूं वृद्धि दर, तो द्वितीय क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दर किसकी थी, सर्वाधिक वृद्धि दर निर्माण विभाग की थी, और सबसे कम विद्युत जलापूर्ति विभाग, सेम टू सेम, ठीक है ना। अब बात करते हैं तृतीय क्षेत्र की, किसकी बेटा, तृतीय क्षेत्र की क्या बताओ, योगदान सर्वाधिक योगदान किसका है, जो आपका होटल और रेस्टोरेंट है, क्या होटल व रेस्टोरेंट में सेवा क्षेत्र का सबसे बड़ा योगदान है। सबसे कम किसका बेटा, अब इसका भरोसा नहीं होगा, सबसे कम का, सबसे कम का तो आपको भरोसा ही नहीं होगा। रेलवे का सबसे कम योगदान है मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में, तृतीय क्षेत्र में नहीं, वृद्धि की बात करूं मैं, तो सर्वाधिक ग्रोथ रेट किसमें आपकी, जो आपकी अन्य सेवाएं हैं, टीचर होगा, वकील हो गया, इत्यादि इत्यादि सेवाएं आपकी हो गई हैं, ठीक है ना। और सबसे कम किसमें है? सबसे कम भंडारण क्षमता में, परिवहन में सबसे कम है। इस बात को आपको याद रखना। एक क्या बेटा आपका मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में योगदान और वृद्धि दर आपकी क्या है, एक टॉपिक याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, ऊपर का याद करो ना करो, पहले जीडीपी और जीवी याद कर लिया था अपन कितना है, डाटा याद किया था, फिर इनको याद कर लो, दो दो तीन जो स्लाइड बना उनको छोड़ दो आप, इनको याद कर लो, इसको 5 स्टार पॉइंट देना आप। क्या है मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में, अर्थव्यवस्था क्या करें, जीवीए की, जीवीए में योगदान, प्राइमरी सेक्टर का, सेकेंडरी सेक्टर का, टर्सरी सेक्टर का, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, ठीक है ना, क्या रखना। वैसे कितना था, प्राइमरी का था टोटल 43%, सेकेंडरी का 19%, और टर्सरी का आपका 37%। ये आपको क्या था, आपका प्रचलित भाव पे था, ठीक है ना। चलो ये आपको याद रखना है। इतना आपको याद करना है, ये चार्ट आपके लिए महत्वपूर्ण, जल्दी का और चार्ट बना लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
इसको बनाओ, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े हम लोग, तो आपने इसको लिख लिया था। अब आगे आते हैं हम लोग राजकोषीय स्थिति। देखो आप पूरा याद करना नहीं, अभी तक आपको क्या क्या याद करना है, लिखा आपने सब है, समझा आपने सब है। आपको याद क्या करना है, सबसे पहले जीडीपी कितनी है आपकी। सबसे पहला जीडीपी कितनी है, पिछले रेट पर और स्थिर रेट पर। जीडीपी ग्रोथ रेट क्या आपकी 11.14%, 8.4%। चार फैक्ट आपको यहाँ पे याद करना है, चार फैक्ट आपको यहाँ पे याद करना है बेटा। दूसरा आपको ऊपर का छोड़ना है, इस चार्ट को याद कर लेना। क्या, इस चार्ट को आपको याद कर लेना है, ठीक है ना। अब तीसरा आपकी एक राजकोषीय स्थिति आती है, मैं आपको डीप में नहीं, सिंपल बताता हूँ आपको, ज्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ मैं आपको। राजकोषीय स्थिति तीन फैक्ट आपसे पूछता है हमेशा एमपी की। राजकोषीय फाइनेंशियल कंडीशन जो आपके होती है वहां से पूछता है आपकी। राजकोषीय स्थिति तीन चीज पूछता है, तो ये आपका राजकोषीय घाटा कितना है। इसी में जीडीपी आपका आता है, इसी में जीवी आता है आपका, ये हम लोग देख चुके हैं, ठीक है ना। आपका राजकोषीय घाटा कितना है। आप सोचो राज्य की वृद्धि दर, ग्रोथ रेट क्या है, राज्य कर वृद्धि दर, लॉन रेट, ठीक है ना। स्टेट की लॉन रेट क्या है, वृद्धि दर क्या है। अभी बताओ लॉन रेट से मतलब क्या पे, जो आपको लोन मिला है वो नहीं है। और ऋण जीडीपी अनुपात क्या है, ऋण जीडीपी अनुपात क्या है। सबसे राजकोषीय घाटा क्या होता है, राजकोषीय घाटा क्या होता है, सरकार की आय और व्यय के अंतर है। क्या, सरकार की आय और व्यय का अंतर। सरकार ने कमाया 10 रुपए है, मिटा 15 रुपए रही, 5 रुपए क्या हो जाएगा आपका राजकोषीय घाटा हो जाएगा। किस पे मापा जाता है बेटा, जीवीपी पे या जीडीपी पर। तो जीडीपी पर मापा जाता है। पहली बात तो आपको यही याद रखना है। राजकोषीय घाटा कितना है, लगभग अभी एमपी का 4.466% है। 4.466% है, इस बात को आपको याद रखना है। राजकोषीय घाटा क्या होता है, आय और व्यय, सरकार की कितनी इनकम हो रही है, कितना व्यय हो रहा है, उसका अंतर होता है। अब ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है कि अर्थव्यवस्था व्यय ज्यादा है या अर्थव्यवस्था में आय ज्यादा है, जो सकारात्मक है नकारात्मक है। बट ये आपका टॉपिक नहीं है, ये आपका इंडियन इकोनॉमी का टॉपिक है। राजकोषीय वृद्धि दर क्या होती है, राजकोषीय कर वृद्धि दर, मतलब आप जो लोन ले रहे हो उस लोन पे किस हिसाब से रेट से आपका बढ़ रहा है लोन। आज आपके पास 10 रुपए का लोन है, मान लो आपकी अर्थव्यवस्था 3% लोन है, कल आपके पास 30 रुपये हो जाता है, तो कितना हो जाएगा आपका, तीस या 3 गुना बढ़ रहा है आपका, है कि नहीं। 6% आपका हो जाएगा, तो आपका 10% हो जाएगा, 12%, कितनी दर से आपका ईयरली लोन बढ़ रहा है। तो आपकी एमपी की जो राजकोषीय दर वृद्धि आपकी 13.57% है। अब एक चीज देख लो, एमपी की ग्रोथ रेट कितनी है, 11%। 11 दशमलव कितने, 11.14%। और ऋण रेट कितनी है आपकी, लोन कितना ले रहे हैं हम लोग, 13.57%। समझ रहे हो, लोन इतनी देर से बढ़ रहा है, विकास इतनी देर से बढ़ रहा है। एमपी की अर्थव्यवस्था की इतनी गंदी हालत हो रखी है। अच्छा, जीडीपी ऋण अनुपात क्या होता है, जीडीपी ऋण अनुपात या ऋण जीडीपी अनुपात क्या होता है, कि आपकी जीडीपी में कितना हिस्सा लोन का है, आपके जीडीपी में कितना हिस्सा लोन का है, वो आपका जीडीपी ऋण अनुपात होता है। और एमपी का कितना बेटा, 31% है। यदि मान लो बाहर एमपी से अगर 100 रुपए है आपके, तो उसमें से 31 रुपया लोन लेके रखा है बेटा, 70 रुपया खुद का, 31 लोन का है। हमें से अमीर नहीं है, लोन से अमीर, ठीक ना। एक वो डायलॉग है ना, अमीर दिखना, अमीर होना कठिन है, अमीर दिखना आसान नहीं है, किस्तों के दम पे हम अमीर दिख सकते हैं, ठीक है ना। तो आपके तीनों डाटा याद रखना है। राजकोषीय घाटा कितना है, 4.66%। राजकोषीय वृद्धि दर, कर वृद्धि दर 13.54%। और ऋण जीडीपी अनुपात 13.16%। ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। अब हेडिंग डालो, मध्य प्रदेश में कृषि की स्थिति क्या है, मध्य प्रदेश में एग्रीकल्चर की स्थिति क्या है। ये अभी आपकी आर्थिक सर्वेक्षण, ये इकोनॉमिक सर्वे चल रहा है, ठीक है ना। मध्य प्रदेश में कृषि की स्थिति प्रकार से है, आपकी एग्रीकल्चर की स्थिति किस प्रकार से है। आपसे पूछेगा फसल उत्पादन में कितनी परसेंट वृद्धि हुई है, पहला पॉइंट आपसे ही पूछता है, फसल उत्पादन में कितने परसेंट वृद्धि हुई है। ग्यारह, फसल उत्पादन 7.66 पॉइंट वृद्धि हुई है। कितनी, 7.66 पॉइंट वृद्धि हुई है। लेकिन कुछ फसल एरिया में, कुल फसल एरिया में
कुल फसल क्षेत्रफल में, मतलब कि शुद्ध बोया गया क्षेत्र, फसल क्षेत्रफल। मान लो एमपी का ये मैप है आपका, तो एमपी कितने परसेंट भाग पर फसल बोई है, उसमें वृद्धि हुई है, नकारात्मक वृद्धि हुई है, तो उसमें आपकी नकारात्मक वृद्धि हुई है। यार नकारात्मक है, माइनस लगा, नकारात्मक है, ये दो बार लग गया, एक माइनस है आपका, ये आपकी नकारात्मक वृद्धि कहलाएगी। इस बात को आपको याद रखना, ठीक है ना, क्योंकि आपकी नकारात्मक वृद्धि हुई है, आएगी तो वृद्धि और नकारात्मक वृद्धि का आएगी, ठीक है ना। तो कुल फसल क्षेत्र में आपकी नकारात्मक वृद्धि हुई है और इसमें आपकी सकारात्मक। इस बात को आपको याद रखना है, इस बात को आपको याद रखना है। अगर फसलों की स्थिति में आपसे पूछूं, फसलों की मैं आपसे स्थिति पूछूं, तो खाद्यान्न फसलों में कितनी हुई है, दलहन में कितनी हुई है, सोयाबीन में कितनी, कपास में कितनी, ये आपसे एक बार पूछा गया था, पूछ भी सकता है, ये आपसे पूछ भी सकता है, पूछा भी गया था, और मैं आपको फसलें पढ़ा चुका हूँ भूगोल में, तो अब आपको वहां का लेक्चर यहाँ से जोड़ना है, आपको क्या, वहां का लेक्चर यहाँ से जोड़ना है। क्या हम लोग देख रहे हैं, प्रमुख फसलों की स्थिति क्या है, तो क्या, प्रमुख फसलों की स्थिति क्या है वो देखते हैं हम लोग। तो देखो, हमने क्या देखा बेटा, फसल उत्पादन में कितनी वृद्धि है, फसल उत्पादन में आपकी 7.66% की वृद्धि थी, और एरिया में -2.48% गिरावट हुई है। ये हमने देख लिया, देख लिया ना, ये हमने देख लिया है। अब बात करते हैं, तो आपकी खाद्यान्न फसलों में कितनी वृद्धि हुई है, या क्या चेंज हुई है, खाद्यान्न फसलों का, तिलहन फसलों का, ठीक है ना, सोयाबीन का, ये आपकी एमपी की मुख्य फसल है सोयाबीन, कपास मुख्य हो गया, गन्ना हो गया। आप देखो, खाद्यान्न फसलों में आपकी सकारात्मक वृद्धि हुई बेटा, खाद्यान्न फसलों में आपकी सकारात्मक वृद्धि हुई है, कितनी, 14.66%। वही आपकी दलहन फसलों में 21% की नकारात्मक वृद्धि हुई है, 21.9% की नकारात्मक वृद्धि हुई है। तिलहन फसलों में भी नकारात्मक हुई है। सोयाबीन में भी नकारात्मक वृद्धि हुई थी, आपको पता है सोयाबीन पिछली बार बहुत गंदा हुआ था, इसका रेट बहुत गहरा था, बहुत बेकार रेट था, ठीक है ना। गन्ना में क्या हुआ बेटा, गन्ना में भी क्या हुआ आपका, गन्ना में आपकी 19.9% की कमी इसमें भी आई है आपकी, और आपकी कपास में भी कमी आई है। मतलब सिर्फ कुल खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुई है, बकाया अन्य फसलों में आपकी क्या हुई है, कमी आई। ये आपकी दोनों वाणिज्यिक फसलों में आती है, क्या आती है, वाणिज्यिक फसलें। अब बताओ, जब ऐसी घटना हो रही तो महंगाई बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, ऐसी घटना हो रही तो महंगाई तो बढ़ेगी, ऑब्वियसली बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी और ऑब्वियसली बढ़ेगी, है कि नहीं। रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, हो रहा है, लिखा आपने, ये बात आपको समझ में आई, आगे बढ़े हम लोग। और जो उद्यान की फसलों में और सब्जी मसालों में, ये तो हमने देख लिया, ये प्रमुख फसलों में। अब उद्यान की फसलों में क्या क्या वो आई है, जो आपके उद्यान की फसलें कौन सी होती है बेटा, सब्जी होती है, मसाले होते हैं, फल होते हैं, है कि नहीं। इनमें क्या परिवर्तन हुआ है उद्यान की फसलों में, फल सब्जी मसाले, फल सब्जी मसाले, इसमें क्या चेंजेस है। तो पहले आपसे क्वेश्चन पूछेगा
कि उद्यान की फसलों का कितना परसेंट योगदान है, कितना योगदान है। तो आपको कुल जब पूछा है ना, तो 425 लाख मीट्रिक टन इस साल उत्पादन हुआ था, 25-26 में 425 लाख मीट्रिक टन आपका कुल उत्पादन हुआ था उद्यान की फसलों का। जैसे फसल हो गया, मसाले हो गए, गेहूं हो गया, सॉरी सब्जी हो गया आपका, ठीक है ना। इसमें सब्जी की उद्यान की बात करूं मैं आपसे, सब्जी की उद्यान की बात करूं मैं आपसे, तो सब्जी का कितना है भैया, 269.86 लाख मीट्रिक टन। मैं मीट्रिक टन को ऐसे लिख रहा हूँ, लाख मीट्रिक टन, मैं LMT लिखूंगा, ठीक है ना, LMT। इस बात को आपको रखना, तो क्या, लाख मीट्रिक टन। फल का कितना योगदान है इसमें बेटा, फलों का 102.07 लाख मीट्रिक टन है आपका। मसालों का 57.43 लाख मीट्रिक टन आपका, ठीक है। टोटल कितना, 425। ये आपका इतना फल का, इतना मसालों का, इतना सब्जी का, इतना। अगर फलों की बात करूँ तो फलों में आपका, फलों में सर्वाधिक आम का उत्पादन आपका है। फलों में क्या आपका सर्वाधिक आम है आपका। सब्जी में सर्वाधिक उत्पादन आपका आलू का है। और मसालों में सर्वाधिक उत्पादन लहसुन का है। किसका है, लहसुन का है। आप बोलते हैं लहसुन कहाँ पे, पता रतलाम मंदसौर में आपको देखने को मिलता है, पढ़ा था अपन ने कि नहीं। अभी देखो ये सारी चीज पढ़ चुके हैं हम लोग, इसलिए मैंने भूगोल पढ़ा है, अब इकोनॉमिक्स को कर रहा हूँ, इससे इंटरलिंक चीजें कर सकें। रतलाम बा मंदसौर मैंने आपको बताया था। आम कहाँ पे उगते हैं बेटा, तो आम रीवा में उगते हैं, अलीराजपुर में उगते हैं, बट सर्वाधिक आम यहाँ पे क्या है, रीवा में। रीवा में कौन सा आम है, शाहजहाँ है, नूरजहाँ है यार, बताओ। तो अलीराजपुर में नूरजहाँ है, यहाँ पे दूसरा है आपका। रीवा के आम को GI टैग भी दिया गया था, पता है आपको कि नहीं याद है। और आलू कहाँ पे बेटा, इंदौर में। सर्वाधिक आलू कहाँ पे, इंदौर में। ये आपको याद रखना है, ठीक ना। अब बात करते हैं हम लोग उद्यानिकी फसलों के बाद। तो ये पशुपालन का क्या योगदान है, दुग्ध और मत्स्य पालन का क्या योगदान है कि नहीं। किसका, पशुपालन का, दुग्ध एवं मत्स्य का। पशुपालन, दुग्ध एवं मत्स्य उत्पादन का क्या योगदान है। तो आपका पूरा दूध टोटल कितना है, दूध उत्पादन MP का, कुल कितना बेटा आपका, तो 225.95 लाख टन। आपके प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता कितनी है MP में, प्रति व्यक्ति, प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता कितनी बेटा, तो 707 ग्राम प्रतिदिन के हिसाब से, मतलब एक व्यक्ति के लिए यदि नापा जाए तो MP में इतना दूध मिलता है आपको, ठीक है ना। मांस, मांस उत्पादन की बात करूं मैं आपसे, मांस उत्पादन की बात करूं, तो मांस में आपकी वृद्धि हुई है, ग्रोथ हुई है 9.86% MP में। अब देखो ना, तो ये लोग तो साकार बनाना चाहते हैं, क्या साकार बनाना चाहते हो, और इतनी परसेंट वृद्धि हो रही है MP में। तो दूध क्या रखना आप लोग, कि टोटल दूध अपने आप में इतना है। होता क्या, जब डिजिटल बोर्ड पढ़ाते हैं, टैबलेट से पढ़ाते हैं, तो यदि मैं बॉक्स बना रहा हूँ ना, तो बॉक्स ऑटोमेटिकली प्रॉपर हो जाता है। उनकी राइटिंग इसलिए अच्छी होती है, जब हम लोग डिजिटल बोर्ड पे होते हैं कहीं पे होते हैं, इसलिए अच्छी होती है राइटिंग वहां पे, क्योंकि ये बॉक्स अपने आप क्लियर हो जाता है। राइटिंग ऊपर नीचे शब्द लिखी ना, शब्द एक लाइन में अपने आप आ जाते हैं, AI की वजह से, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया दूध स्थिति होगी, ठीक है ना। ये आपका क्या, दूध की स्थिति होगी बेटा।
यहाँ पे जो फसल पड़ी थी हमने, यहाँ पे कुछ फसलें पड़ी थी हमने कहा ये वाली। अगर आप चाहो तो इनका जो आपका कितने मिलियन टन इसका उत्पादन है वो भी आप देख सकते हो, 2024-25 में कितना मिलियन टन आपका उत्पादन है वो भी आप लिख सकते हो, लिखना हो तो। हालांकि मैं नहीं बोलूंगा आप इन सब में पढ़ो, इन सब में आप पढ़ो, मतलब नहीं है आपका, ठीक है ना। ठीक है ना, गेहूं यार 38 मिलियन टन बस, बकाया कुछ याद नहीं करना फालतू की चीज में, नहीं तो आप परेशान हो जाओगे। ठीक है, अगर आपको लिखना हो जिले लिख लो आप, कि सबसे अधिक गेहूं कहाँ पे हुआ है, सबसे अधिक दलहन कहाँ पे हुआ है, सोयाबीन सबसे अधिक कहाँ हुआ है, ठीक है ना, ऐसा आपको लिखना तो लिख लो। अच्छा, मैंने आपको एक रैंक बताई थी जब मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ाई थी यार ना, जो भूगोल की क्लास है और इसकी क्लास है, फसल को जोड़ के पढ़ना, बहुत सारे इफेक्ट वहां पे क्या होंगे आपके मिलेंगे आपको, तो गलती मत करना, डाउट मत करना। अगर उस क्लास में कुछ कम लिखा है तो इसमें अपडेट आपका हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि इकोनॉमिक्स सर्विस सब में आपकी आती है। अगर मैं बात करूँ इंडिया में गेहूं के उत्पादन में, रैंक फर्स्ट किसकी है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो गेहूं में फर्स्ट यूपी की है 2024-25 वाले में, और एमपी की सेकंड रैंक है, पंजाब की तीसरी रैंक है, पंजाब की थर्ड रैंक है गेहूं उत्पादन में। धान की बात करूं मैं, धान उत्पादन में यूपी की फर्स्ट रैंक है, तेलंगाना की सेकंड रैंक है, और वेस्ट बंगाल की थर्ड रैंक है। मैं करूँ खाद्यान्न उत्पादन में, तो यूपी की फर्स्ट रैंक है, एमपी की सेकंड है, पंजाब की थर्ड रैंक है। क्या, पंजाब की थर्ड रैंक है। याद रखना, अभी मैं बात करूं गेहूं तिलहन सोयाबीन में, गेहूं तिलहन और सोयाबीन में उज्जैन आपका फर्स्ट नंबर पे आता है, उज्जैन आपका टॉप रैंक पे आता है। मैं बात करूं खाद्यान्न अनाज और मक्का में, कुल खाद्यान्न अनाज व मक्का में आपको याद रखना, छिंदवाड़ा सबसे नंबर वन पे आता है। कौन बेटा, छिंदवाड़ा। यहाँ से आपसे जिले पूछे जाते हैं, ये जिले आपसे पूछे जाते हैं, गेहूं उत्पादन किसका नंबर वन पे है, उज्जैन का। तिलहन में कौन नंबर वन पे, उज्जैन है। खाद्यान्न में कौन है, छिंदवाड़ा। अनाज में कौन है, छिंदवाड़ा। मक्का में कौन है, छिंदवाड़ा। सोयाबीन में कौन है, उज्जैन, ये आपसे पूछा जाता है। सरसों में कौन है आपका, भिंड। पहले मुरैना होता, भिंड है आपका, ठीक है ना, अभी भिंड है फिलहाल सबसे अधिक उत्पादन में। दलहन में आपका दमोह हो गया सबसे अधिक उत्पादन में, दमोह आपका हो गया। ज्वार में आपका ग्वालियर हो गया। क्या, ग्वालियर आपका हो गया। बाजरा में आपको मुरैना हो गया, कि बाजरा का उत्पादन कहाँ बेटा सबसे ज्यादा, मुरैना में आपका होता है, ठीक है ना। तो गेहूं तिल सोयाबीन में उज्जैन आपका हो गया। खाद्यान्न अनाज मक्का में छिंदवाड़ा हो गया। सरसों भिंड हो गया, दमोह में आपका दलहन हो गया। क्या, दलहन। ज्वार ग्वालियर में, बाजरा आपका मुरैना में। ये आपकी क्या हो गई, रैंक हो गई, क्या हो गई, रैंक हो गई। इस बात को याद रखना, भारत में एमपी मक्का उत्पादन में प्रथम स्थान है। एमपी यदि बोलो मक्का में तो यार ना, मक्का में, मक्का उत्पादन में एमपी की रैंक क्या है बेटा, फर्स्ट है। एमपी की रैंक, एमपी की रैंक फर्स्ट है। इस बात को आपको याद रखना है, इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो ये आपको क्या, फसल सेक्टर आपका एग्रीकल्चर। और ये बेटा एमएसएमई, क्या, एमएसएमई आ जाओ। जो आपका एमएसएमई होता है, जो आपकी मध्यम एवं लघु उत्पाद नीति होती है या लघु उत्पाद होते हैं, उन पे आ जाओ, ठीक है ना। तो आ जाओ एमएसएमई विकास नीति, एमएसएमई। अच्छा, एमएसएमई का फुल फॉर्म क्या होता है, टाइप करो कमेंट में, एमएसएमई का फुल फॉर्म क्या होता है, एमएसएमई विकास नीति 25।
एमएसएमई और रोजगार क्षेत्र देख रहे हैं हम लोग का। इसका टॉपिक का नाम क्या, टाइटल क्या है, एमएसएमई और रोजगार, एमएसएमई का रोजगार, है ना। सबसे पहले एमएसएमई विकास नीति 2025 देखेंगे। एमएसएमई एमएसएमई विकास नीति 2025 देखते हैं। एमएसएमई विकास नीति 2025, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको पता है एक चैंपियन पोर्टल है। आप सोचो चैंपियन पोर्टल किस काम में है, तो चैंपियन पोर्टल आपका एमएसएमई के पंजीकरण के लिए, क्या आपका पंजीकरण के लिए, लघु एवं मध्यम उद्योग के पंजीकरण के लिए। तो आपसे पहले बात तो चैंपियंस पोर्टल है आपको, चैंपियंस पोर्टल इसलिए बेटा पंजीकरण के लिए, एमएसएमई के पंजीकरण के लिए, पंजीकरण के लिए, ठीक है ना। यार ना 2024-25 में कितने बेटा, 2024-25 में कितने पंजीकृत हुए थे, 2024-25 में कितने पंजीकृत हुए थे, 5 लाख लोग पंजीकृत हुए थे। और 2025-26 में ये आपकी वार्षिक ईयर है, क्या वार्षिक ईयर, यहाँ पे लोग आपको कितने, 4 लाख लोग पंजीकृत हुए हैं, 4 लाख लोग पंजीकृत हुए हैं। हालांकि ये पूरा डाटा नहीं, नवंबर तक का डाटा है, क्या केवल नवंबर 2025 तक का डाटा है, ठीक है ना। बताना चाह रहा है कि 6 महीने में इतने लोग पंजीकृत हुए थे, ठीक है ना। इस बात को आपको रखना है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 2024-25 बजट में सहायता राशि कितनी रखी गई है, 2000 जो लास्ट टाइम का बजट रखा था, कितनी राशि रखी थी, 2,162 करोड़ रखी। मतलब नहीं, वो आपको एक और नई आपको पढ़नी पड़ेगी, नई आर्थिक राशि आपको पढ़नी है। चैंपियन पोर्टल है, चैंपियन पोर्टल किससे संबंधित है, एमएसएमई के पंजीकरण से संबंधित है। इस बात को आपको रखना है। अब आपका आता है इसी में एमएसएमई में मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति, क्या, मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति, मध्य प्रदेश स्टार्टअप पॉलिसी 2025 में इसका मूल्यांकन करते हैं कैसा क्या है। तो याद रखना दिसंबर 2025 तक भारत सरकार ने कितने, एमपी की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। तो नवंबर 2025 तक 1,713 स्टार्टअप मान्यता प्राप्त है भारत सरकार से, मान्यता प्राप्त, ठीक है ना। अगर बात करें 2021 से लेकर 2025 तक में कितनी वृद्धि हुई है, 2021 से लेकर 2025 तक में कितना वृद्धि हुआ है, तो 209%, 209% वृद्धि हुआ है स्टार्टअप्स में, याद रखना। अगर बात करूं महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप में कितनी वृद्धि हुई है, तो इसमें आपकी लगभग 225%, 225% आपकी वृद्धि हुई है। जो स्टार्टअप है बेटा आपके आईटी क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में आपको मिलेंगे, स्वास्थ्य सेवाओं में मिलेंगे, शिक्षा क्षेत्र में मिलेंगे, निर्माण क्षेत्र में मिलेंगे, ठीक ना। लेकिन सर्वाधिक जो वृद्धि है आपकी आईटी क्षेत्र में। देखो एक मिनट रुकना, यहाँ पे याद रखना आपसे मैं बोल रहा था, अगर आपको सर्वाधिक स्टार्टअप में वृद्धि किस क्षेत्र में हुई है, तो आपके आईटी क्षेत्र में, स्टार्टअप्स में सर्वाधिक वृद्धि कहाँ पे हुई, आपकी आईटी क्षेत्र में हुई है। एकदम कितना है, तो आईटी क्षेत्र का कितना योगदान स्टार्टअप्स में, 10%। एग्रीकल्चर क्षेत्र का कितना बेटा, 8.9%। 8.13%। और वही आपसे बात करो स्वास्थ्य सेवाओं का, स्वास्थ्य हेल्थ सेवाओं क्षेत्र का, हेल्थ सेक्टर का स्टार्टअप से कितना परसेंट है, 7.9%। वैसे आपका विनिर्माण भी आ जाएगा इसमें, खाद्य पेय पदार्थ आ जाएगी, पेशेवर वाणिज्यिक सेवाएं आ जाएंगी, सीए वगैरह होती है, अकाउंटिंग वगैरह होती है, जबकि एमपी ऑनलाइन वगैरह होते हैं।
मानव संसाधन आ जाएगी, इसमें नवीकरणीय ऊर्जा आ जाएगी। तो ये आपके क्या है, मैन इसकी आईटी सेक्टर, कृषि, स्वास्थ्य, ये आपका स्टार्टअप्स का योगदान है। ये आपका स्टार्टअप्स हो गया। अब आ जाओ अधोसंरचना। अधोसंरचना में क्या आती है बेटा, ऊर्जाएं आती हैं आपकी, मध्य प्रदेश की क्या ऊर्जा वगैरह, ठीक है ना, मध्य प्रदेश की ऊर्जा वगैरह की बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। अधोसंरचना में क्या, मध्य प्रदेश की ऊर्जा वगैरह की हम लोग बात करते हैं, अधोसंरचना। तो ऊर्जा की बात करेंगे, क्वेश्चन ऐसे बहुत आता है आपसे, कुल ऊर्जा उत्पादन क्षमता कितनी है आपकी एमपी की, एमपी की कुल विद्युत क्षमता कितनी है, कुल विद्युत क्षमता 2500, नहीं 25,416 मेगावाट, ये आपकी एमपी की विद्युत क्षमता है कुल। इतना याद रखना आपको, ठीक ना। इसमें सबसे अधिक आपकी ताप विद्युत रहेगी और सबसे कम है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की, ठीक ना। आपको बता दो, अब इसका डाटा अलग अलग लोग पढ़ चुके हैं, अभी हम लोग अभी बजट भी पढ़ेंगे, ये तो आपका इकोनॉमिक सर्विस था, अभी इसमें बजट भी आपका आएगा, ठीक ना। पिछले 15 वर्षों की जब बात करते हैं, तो पिछले 15 वर्षों में जो पहले 581 किलोवाट आपकी थी प्रति व्यक्ति विद्युत उपलब्धता, क्या प्रति व्यक्ति 581 किलोवाट क्या थी, प्रति व्यक्ति विद्युत उपलब्धता 15 वर्षों में बढ़कर कितने बेटा, 15 वर्षों में बढ़कर कितनी हो गई है, 1398, 1398 किलोवाट हो गई है। किलोवाट है, मेरा मेगावाट नहीं, किलोवाट है, इस बात को भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। और याद रखना दुग्ध कितनी हो गई थी, दुग्ध आपकी 1398, कितनी बेटा 1398 हो गई थी वर्तमान। ये दोनों आपसे पूछता है, दुग्ध और विद्युत प्रति व्यक्ति उपलब्धता आपसे पूछता है, ठीक है ना। ये आपकी प्रति व्यक्ति उपलब्धता है 1398, ठीक है ना, इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है ना। चलो अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है मध्य प्रदेश का बजट, बहुत बड़ा टॉपिक है और बजट से भी क्वेश्चन आते हैं, वहां पे फिर से वो सारी चीजें आने वाली हैं जो हमने आगे पढ़ा है और आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना, ठीक है ना, हाँ है ना। तो नेक्स्ट क्लास में लोग बजट करेंगे, ये आपका इकोनॉमिक सर्वे हो गया, एक छोटी सी क्लास है, ज़्यादा बड़ी नहीं है और बहुत आराम से मैंने की, बहुत प्यार से की है, मैंने मोस्टली चीजें लिखवाई है। और मैं फर्स्ट टाइम है कि इसकी स्क्रीनशॉट मैं आपको शेयर करूंगा, पीडीएफ नहीं स्क्रीनशॉट शेयर करूंगा, कि मैं लिखी हुई क्लास की कभी नोट शेयर नहीं करता, बट इसका शेयर करूंगा मैं, ठीक है ना। तो बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद जय भारत। क्लास को लाइक कमेंट शेयर कर देना, और एक नियम मेरा है, यदि आप क्लास देखते हो तो वो क्लास के नोट शेयर करने हैं। क्लास के नोट्स कहाँ पे शेयर करने हैं, आपको जहाँ पे जिस ग्रुप में टेलीग्राम लिंक मिली है उस ग्रुप में लिंक मिली है, जहाँ से आप जिस भी ग्रुप में जुड़ो वहां पे शेयर करना है, या आप मुझे आप पर्सनली भेज सकते हो, मैं ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है ना। इस बात को आपको ध्यान, आपको क्या करना है, आपको ग्रुप में शेयर करना है, ठीक है। चलो बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद जय भारत, बेस्ट विशेष बेस्ट विशेष बेस्ट विशेष।